स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी जो हमारे अन्य वीडियोज़ है बीएड पाठ्यक्रम के संबंधित उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं, जहाँ पे आपको जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ मिल जाएगा। बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इस विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। यहाँ पे हमने जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पब्लिश किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ये उपयोगी रहेगा, तो इसको एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत वो है सार्वभौमिक एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका। हम ये जानेंगे कि शिक्षकों की क्या भूमिका होती है जब शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो और समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षक है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उन सब को बिंदुवार जानने और समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा में किस तरह से जो शिक्षक है, शिक्षक अपना रोल अदा करता है, और जो सार्वभौमिकरण है, सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से जो शिक्षक है, शिक्षक का वो जो अपना दायित्व है वो दायित्व का निर्वहन करता है। तो इस तरह से जो इन सभी जो भूमिकाओं को हम इसके अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण यानी कि इसे यूनिवर्सलाइजेशन भी कहा जाता है और हिंदी में इसे सार्वभौमिकरण कहा जाता है। जो यूनिवर्सलाइजेशन है इसको हम अन्य शब्दों से भी इसको पुकारते हैं, जिसमें कि सार्वजनिकरण और सर्वव्यापीकरण और लोकव्यापीकरण, इन आदि शब्दों से हम इसको जानते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो ये यूनिवर्सलाइजेशन है ये होता क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह से जो ये शिक्षा है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे और किस संदर्भ में होता है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है कि किस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना, अर्थात जाति, रंग, धर्म, लिंग विभिन्नताओं के बावजूद सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब ये होता है कि शिक्षा को किस तरह से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, जिसमें कि बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक विभिन्नता, इन सभी विभिन्नताओं से परे होकर के किस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा को जन साधारण के लिए उपलब्ध करवाया जाए, वही होता है शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण है, सार्वभौमिकरण का परिप्रेक्ष्य में ये। तो इस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा को किस तरह से जो जन सामान्य लोगों तक पहुंचाया जाए वही होता है सार्वभौमिकरण। और अनेक विभिन्नताएं जो होती है उन विभिन्नताओं के चलते जो शिक्षा है, शिक्षा में जो शिक्षा प्रदान करने में जो भी अड़चने, जो भी बैरियर्स आते हैं, उन बैरियर्स को तोड़ते हुए किस तरह से जो जन सामान्य तक जो शिक्षा पहुंचाई जाती है। और जो ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण है ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होगा। यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण यानी कि जब राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होगी, जब हर किसी व्यक्ति में वो भावना उत्पन्न होगी, अगर मैं मेरे कार्य करने से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, लोगों के जो फायदे पहुंचने का जो दायित्व है वो दायित्व प्रत्येक व्यक्ति निर्वहन करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो शिक्षा है वो शिक्षा हर लोग तक पहुंचेगी, और जो शिक्षा ही नहीं
वो हर एक जो लाभ है वो लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। जिससे क्या होगा, जिससे शिक्षा भी इजीली लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है, वो भावना जागृत होगी लोगों में, तो ये संभव है कि हम शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है वो कर पाएंगे। और अगला है इसमें सांप्रदायिकता को समाप्त करना। जब हम सांप्रदायिकता को समाप्त करेंगे, जो सांप्रदायिकता को लेकर जो बैरियर है, जो अड़चनें उत्पन्न होती है, वो अड़चनों को समाप्त करते हुए हम तब जाके जो शिक्षा है, शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं। और राजनीतिक जागरूकता यानी कि जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेंगे, जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा हर किसी को, हर एक व्यक्ति को जो शिक्षा है, शिक्षा का लाभ मिल पाएगा और हर एक सुविधा उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। ये तब संभव है जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी। और सामाजिक समानता, जो समाज में चल रहे विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव होते हैं, उन भेदभावों को खत्म करते हुए जब एक समानता का कायम की जाएगी समाज में, तब जाके क्या होगा, जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रसार बड़ी तीव्र गति से और बड़ी ही सरलता से होगा। ऐसा नहीं है कि अगर समाज में अनेक प्रकार के जो भेदभाव होंगे, रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होंगे, उन भेदभावों के चलते जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता। तो इस तरह से जब समाज में जो समानता है, समानता स्थापित होगी, तो इससे क्या होगा, जो शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है वो हो पाएगा। तो इस तरह से जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये अर्थ है। अब हम ये जानेंगे कि समावेशी शिक्षा, समावेशी होता क्या है। समावेशी जिसमें एक शिक्षा स्तर के सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती हो, यानी कि जो एक स्तर की जो शिक्षा है, वो शिक्षा सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अगर प्रदान की जाती हो, उसे कहा जाता है समावेशी। समावेशी शिक्षा में जिस तरह से कि सभी लोगों का समावेश हो, जिसमें कि जाति, धर्म, लिंग, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक विविधताओं का समावेश हो, यानी कि जो व्यक्तिगत जो विविधताएं होती है, उन विविधताओं का सभी का एक तरह से शिक्षा में अगर समावेश होगा तो कहलाती है समावेशी शिक्षा। सभी प्रकार की जो व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, उन व्यक्तिगत विविधताओं का अगर शिक्षा में समावेश होगा तो उसे कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। और जो भी सीखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी व्यक्तिगत जो विविधताएं होती हैं, उन विविधताओं का आदर किया जाता है, जिसमें कि जो भी विविधताएं होती है, वो विविधता क्या हो सकती है, उसकी जाति अलग अलग हो सकती है, उसका धर्म अलग अलग हो सकता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, सामाजिक जो विविधताएं होती है, साथ ही साथ जो आर्थिक विविधता है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक जो भी हमारी क्षमताएं होती है, अलग अलग क्षमताएं होती है, उन सभी क्षमताओं का आदर करते हुए और उसका एक समावेश होना, उसका एक तरह से जो शिक्षा में समावेश करना, उन सभी जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं के बिना, किसी भी भेदभाव के बिना अगर हम उसको शिक्षा प्रदान करते तो कहलाती है समावेशी शिक्षा। समावेशी यानी कि सभी लोगों का एक तरह से समावेश, जिससे कि उन सबको बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो इस तरह से जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है और समावेशी शिक्षा है, उसका हमने अर्थ जाना है। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो सार्वभौमिकरण है और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, उन भूमिकाओं को जानेंगे। क्या भूमिका होती है शिक्षक की। हालांकि शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की। उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जानेंगे कि कौन कौन सी ये भूमिका होती है। सबसे पहले वो है छात्र कौशल की पहचान, यानी कि जो शिक्षक है, शिक्षक विद्यालयों में जब प्रवेश करता है छात्र, तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो छात्र का जो कौशल होता है, जो यूनिकनेस होती है, उस यूनिकनेस की पहचान करता है। उसके बाद
के जो यूनिकनेस जो होती है उस यूनिकनेस को वो निखारता है, उसको बेहतर करता है, जिससे क्या होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट होने से क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो इस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा को इस तरह से सरल बनाया जाता है जिससे कि जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उत्पन्न होने लगता है। दूसरा है उचित छात्र शिक्षक अनुपात। उचित छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि इसमें यह होता है कि किस तरह से जो कक्षाओं में जो छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है वो बेहतर होगा, तो उससे क्या होगा, जो शिक्षक जो शिक्षा देगा उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। यदि एक कक्षा में एक शिक्षक जब पढ़ा रहा है उसमें अगर ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो उससे क्या होगा, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो निम्न होगी। यदि वहाँ पे उचित जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का जो अनुपात है, शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात वो अगर उचित होगा तो इससे क्या होगा, जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता उच्च होगी और साथ ही साथ जो विद्यार्थियों के जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे और जो भी शंकाएं होती है विद्यार्थी की वो उन शंकाओं को जो शिक्षक है शिक्षकों के द्वारा उसको दूर किया जाएगा। तो इस तरह से अगर उचित अनुपात होगा तो इससे जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता उच्च होगी। तो इस तरह से जो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है कक्षा में सीटों की व्यवस्था जो ध्यानपूर्वक होना चाहिए। किस तरह से जो शिक्षक कक्षा में सीटों की व्यवस्था जो ध्यानपूर्वक करता है वो किस तरह से करता है, यानी कि जो विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत जो विविधताएं होती है वो अलग अलग होती है। कक्षाओं में किसी की जो हाइट है वो छोटी होती है, उनको किस तरह से शिक्षक क्लासरूम में उसको बैठाता है, उसको उचित जगह देता है जहाँ से वो बड़ी सरलता से बिना किसी कठिनाई के वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस तरह से उसको उचित स्थान देना कक्षा में। और साथ ही साथ जो शारीरिक जो अपंगताएं होती है और उनके चलते भी जो शिक्षक उनके लिए उचित स्थान देता है बैठने के लिए, जिससे कि उनके उठने और बैठने में कोई समस्या ना हो। बिना किसी समस्या के वो विद्यालय में क्लासरूम में वो शिक्षा ग्रहण कर सके। कई विद्यार्थियों को जो देखने में दिक्कत होती है, कहीं को सुनने में दिक्कत होती है, कहीं को चलने उठने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से अगर शिक्षक क्लासरूम में जो सीटों की जो व्यवस्था है उसको ध्यानपूर्वक करता है, उचित तरीके से करता है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हर एक वर्ग है, हर एक जो व्यक्तिगत जो विविधताएं होती है उन विविधताओं का आदर किया जाता है। उन आदरों के फलस्वरूप क्या होता है, जो शिक्षा बेहतर तरीके से दी जाती है, हर एक छात्र को दी जाती है। तो इस तरह से जो सीटों का जो किस तरह से करना है, क्लासरूम में सीटों को ध्यानपूर्वक करना है, किस तरह से जो हर एक विद्यार्थी है जो किस तरह से उनकी जो विविधताएं हैं उन विविधताओं के अनुरूप जो सीटों को किस तरह से उनको बैठाना है, किस तरह से उनको जो बेहतर शिक्षा है वो दी जा सके। तो इस तरह से इसके परिप्रेक्ष्य में भी जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चौथा है सहयोगात्मक भाव का विकास करना। सहयोगात्मक भाव यानी कि जब क्लासरूम में जब विद्यार्थी बैठता है और साथ ही साथ जब विद्यालयों के प्रांगण में जब वो रहता है, तो इस तरह से जो शिक्षक इस तरह से जो विद्यार्थियों में वो सहयोगात्मक भाव का विकास करता है। किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करना है, किस तरह से जो चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जो एक दूसरे के जो डाउट्स है, एक दूसरे की जो समस्या हैं, एक दूसरे की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करना है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है बच्चों के आपस में जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो होता है। और ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं, इसके अलावा अन्य अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है, ऐसे सहयोग किए जाते हैं, ऐसी सहयोगात्मक भावना के द्वारा मदद की जाती है जिससे कि उनका कहीं ना कहीं शिक्षा से, या ये कह सके कि शिक्षा से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव जरूर होता है, जिससे कि एक बेहतर जो आवरण है वो तैयार होता है, जिससे कि जो शिक्षा है, शिक्षा के भी एक जो उच्च गुणवत्ता प्रदान की जाती है। एक बेहतर जो सहयोगात्मक भाव है उसका विकास करके जो शिक्षकों के द्वारा किया जाता है।
पांचवा है शिक्षक का समानतापूर्ण व्यवहार। शिक्षक का समानतापूर्ण व्यवहार यानी कि जब शिक्षक क्लासरूम में या विद्यालय में जब वो विद्यार्थियों के साथ रूबरू होता है या कक्षा में जब वो पढ़ा रहा होता है, तो इस दौरान जो शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अगर वो सभी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, तो इससे क्या होता है, जो बच्चे में ये शंका नहीं होती है कि कहीं मेरे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। अगर सम्मानपूर्ण व्यवहार होगा तो इससे क्या होगा, जो विद्यार्थियों में जो कुंठा की भावना है वो विकसित नहीं होगी। वो इसमें ये शंका नहीं विकसित होगी कहीं मेरे साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार तो नहीं हो रहा है। तो इन सभी के चलते, समानतापूर्ण व्यवहार के चलते क्या होगा, ये होगा कि जो विद्यालय में है, क्लासरूम में है, वो एक सकारात्मक माहौल तैयार होगा, जिससे क्या होगा, वो जो शिक्षा है, शिक्षा का जो सार्थक उद्देश्य है, उस सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो सकती है। छठा है वो है तत्काल समस्याओं का समाधान। तत्काल समस्याओं का समाधान यानी कि जब क्लासरूम में या विद्यालय प्रांगण में जब विद्यार्थियों के जो भी शंकाएं होती है, जो भी उनकी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का अगर शिक्षकों के द्वारा वो तो समय समय पर या ये कह सकते कि तत्काल उसी समय वो समाधान किया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का इंटरेस्ट बना रहता है। उसको ये मालूम होता है जब उसके पास समस्याएं उत्पन्न होती है तो तुरंत उस समस्या का समाधान मिल जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो नकारात्मक भाव है वो नकारात्मक भाव पैदा नहीं हो पाते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर क्रिएटिविटी को समाहित करता है और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी शंकाएं नहीं है, उसकी कोई समस्याएं नहीं है। अगर समस्या होती है तो शिक्षक के द्वारा उसका समाधान दिया जाता है। तो इस तरह से समस्याओं का तत्काल समाधान देने पर जब शिक्षक ये करता है तो इससे क्या होता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये होता है कि किस तरह से जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती चली जाती है। सातवां है शिक्षक का अभिभावकों और समुदायों के साथ सामंजस्य। हम सब जानते हैं कि जो एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी अपने घर और समाज से के साथ वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी होता है शिक्षकों के लिए कि समाज और परिवार इन सब के साथ जो उसका तालमेल है, इन सब के साथ जब वो रूबरू होता है, उनका जो फीडबैक है, उन फीडबैक को जब वो शिक्षक लेता है, उससे क्या होता है, उससे जो शिक्षा देने की पद्धति है, जो शिक्षा की जो स्तर है, उन सब में वो शिक्षक परिवर्तन कर सकता है। किस तरह से उस बच्चे की जो गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो देनी है, किस तरह से जो उसकी परवरिश होती है जो परिवार में, किस तरह से किस आवरण में वो रहता है, उन आवरणों का अवलोकन करते हुए जो शिक्षक उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करता है। तो इस तरह से जो शिक्षक जो सामंजस्य है, परिवार के जो अभिभावक है और साथ ही साथ जो समाज है, जो समाज के जो भी गतिविधियाँ जो समाज में होती रहती है, जिन उतार चढ़ाव के चलते जिस परिवेश में जो विद्यार्थी रहता है, उनके साथ जब सामंजस्य स्थापित करता है एक शिक्षक, इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे के जो शिक्षा दी जाती है वो उसके उपरांत इस गुणवत्ता युक्त होती है, जिससे कि जो शिक्षा के जो सार्थक उद्देश्य है, उन सार्थक उद्देश्यों को भी बड़ी आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से जो एक शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये जाना है कि किस तरह से जो ये सार्वभौमिकरण है और समावेशी है, इसका क्या अर्थ होता है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, और इसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, विस्तार पूर्वक जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।